राजस्थान में बिजली दरों में बड़ा बदलाव। जी हां, जयपुर डिस्कॉम ने जारी किया 2025 का नया टैरिफ ऑर्डर। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई दरें लागू। 475 पैसे प्रति यूनिट से शुरू। बीपीएल और आस्था कार्ड धारक को पहली 50 यूनिट तक रियायती दर। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा शुल्क पर मिलेगी 10% की छूट। नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी में 700 से 850 पैसे प्रति यूनिट चार्ज किए जाएंगे। तो वहीं किसानों के लिए ब्लॉक आवर सप्लाई पर 525 पैसे प्रति यूनिट होगी। सोलर वाटर हीटर लगाने पर 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट। ऑनलाइन भुगतान 5,000 रुपए तक बिना ट्रांजैक्शन के चार्ज। लेट पेमेंट पर अब 2% से 4% डीपीएस लागू होगा। तो वहीं टीओडी टैरिफ सिस्टम लागू। पीक आवर में अधिक चार्ज, ऑफ पीक में छूट। वही नया टैरिफ 3 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। तो नया टैरिफ 3 अक्टूबर 2025 से प्रभावी। अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोलकाता दौरे पर है और आईटीसी सोनार होटल में आयोजित प्रवासी राजस्थानी समिट को संबोधित उन्होंने किया। वो तस्वीरें आप देख लीजिए। समिट में मुख्यमंत्री ने कहा, आज ऐसा लग रहा है कि कोलकाता में नहीं, राजस्थान में ही हूं। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों की सराहना करते हुए कहा, उन्होंने राजस्थान की मिट्टी की खुशबू पूरे देश और विदेश में फैलाई है, जिससे राज्य की तरक्की को नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सभी को राजस्थान आने का आमंत्रण देते हुए कहा, पधारो हमारे देश। तो ये तस्वीरें कोलकाता की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर जाते हैं। यूडीएच मिनिस्टर झाबर सिंह खर्रा भी उनके साथ में है और आज उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से संवाद किया। कुछ समय पहले हैदराबाद हो जाते हैं और वहां पर प्रवासी राजस्थानियों से रूबरू होते हैं, मुलाकात करते हैं, संवाद करते हैं। राजस्थान को इतना दिल से प्यार करते हैं, बाहर के लोग देखते हैं कि ये राजस्थान की मिट्टी है, क्या संदेश देती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि शेखावाटी भी हमारा वो क्षेत्र बन सकता है। तो लोग शादी करने के लिए दुनिया भर से लोग वहां हैं और अपनी शादी वहां करें। तो ये भी मेरा आप सभी से कहना है। आपने देखा राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावना है और इसी को देखते हुए पिछले दिसंबर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हमारे सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपए के अधिक के एमओयू किए थे। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी, इसमें लगभग 20% यानी 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर आ चुके हैं। राइजिंग राजस्थान के 1 वर्ष पूरा होने तक हमने लक्ष्य लिया है कि हमारा 15 दिसंबर को हमारा पूरा हो रहा है। 10 दिसंबर को हमने 9 दिसंबर 10 दिसंबर को एमओयू किए थे। जब तक हम हमारा 25% एमओयू धरातल उतारने का काम हम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हमारी सरकार निवेशकों को सिर्फ आमंत्रित नहीं कर रही बल्कि उन्हें हर तरह की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए हमने अर्थव्यवस्था के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को कवर करते हुए 20 से अधिक प्रगतिशील नीतियां भी हमने लागू की हैं। ये नीतियां मिलकर विकसित राजस्थान 2047 के हमारे विजन को सामने रखती हैं, तो रोजगार और सतत विकास पर जोर देती हैं। भाई बहनों, हमारी सरकार उद्यमियों की व्यवसाय की जरूरतों को समझती है और इसलिए नई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स लागू की गई है, जो निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन का सबसे आकर्षक पैकेज प्रदान करती है। ये नीति राज्य में आर्थिक विकास, रोजगार को गति देने की हमारी प्रतिबद्धता पर फोकस करती है। ये निवेश नीति ग्रीन डेवलपमेंट, निर्यात संवर्धन और स्किल डेवलपमेंट की। कोटा के सांगोद तहसील में 2 दिनों से लगातार बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। खेतों में कटकर पड़ी धान की फसल पानी में डूब गई, जिसे निकालना मुश्किल हो रहा है। सोयाबीन चौपट होने की बात में धान से उम्मीद थी, लेकिन अतिवृष्टि ने इसे भी बर्बाद कर दिया। सांगोद और कनवास के सभी गांव प्रभावित है। किसान बोलते हैं कि 2 दिन और बारिश हुई तो अंकुरित सोयाबीन भी नहीं बचेगा। तो कोटा के सांगोद की यहां पर तस्वीरें, जहां पर आप
देख सकते हैं कि किसान कितने ज्यादा परेशान हैं और अतिवृष्टि के चलते उनकी परेशानियां काफी बढ़ रही है। बेमौसम बारिश ने धान की फसल पर संकट डाल दिया है। झुंझुनू में सर्दी की दस्तक का स्वास्थ्य पर असर साफ देखने को मिल रहा है। राजकीय बीडीके जिला अस्पताल में इन दिनों मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 2500 से ज्यादा मरीज पहुंच रहे हैं, जिनमें ज्यादातर मरीज खांसी, जुकाम, बुखार और सर्दी से संबंधित बीमारियों के आ रहे हैं। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र भांबू ने बताया कि बदलते मौसम के कारण बच्चों और बुजुर्गों में सर्दी, जुकाम और गले के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तापमान में गिरावट से शरीर की इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ रही है, जिसके चलते लोग वायरल संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। मरीजों को सर्दी से बचाव के लिए सावधानियां बरतने की सलाह भी दी जा रही है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि सुबह शाम ठंड से बचाव के उपाय अपनाएं, गुनगुना पानी पिए, मौसम के मुताबिक कपड़े पहने और आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकलें। अस्पताल में 100 प्रशिक्षित चिकित्सक अपने यहाँ पे उपलब्ध हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जांचों, दवाओं की 100% उपलब्धता है तथा वार्डों में बेड की उपलब्धता भी सुनिश्चित है। निश्चित तौर पर ओपीडी ज़रूर बढ़ी है, परंतु उनका समुचित उपचार से और रोगियों को ठीक करके भेजा जा रहा है। अभी क्या मौसम का बदलाव हो रहा है, हल्की सर्दी आ रही है और गर्मी जा रही है। इस दौरान प्रातःकाल और सायंकाल में सर्दी के प्रभाव से जुकाम, खांसी जैसी तकलीफ आ रही है, तो इनके लिए मोस्टली ये तकलीफ है वो ओपीडी में ठीक हो जा रही हैं। तो इनमें ओपीडी और आईपीडी के तहत इलाज किया जा रहा है। अधिकांश रोगी हैं वो ओपीडी उपचार से ठीक हो रहे हैं। सबसे मुख्यतः है कि बच्चों को जो प्रातःकाल और सायंकाल के समय पहनाव उड़ा के रखें, उनके खान पान का विशेष ध्यान रखें और तकलीफ। पाली में औद्योगिक थाना पुलिस ने जितेंद्र मेघवाल की हत्या के आरोपियों की अंबेडकर सर्कल से परेड निकाली और ढोल बजाते हुए पैदल कोर्ट तक ले जाया गया। इस दौरान हत्या के तीनों आरोपी पूरे रास्ते हाथ जोड़कर लंगड़ाते हुए चले, तो वहीं आमजन ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि जितेंद्र पर अंबेडकर नगर में कुछ युवकों ने हमला कर दिया था और एक युवक ने उसके पेट में चाकू मार दिया था, जिससे जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसकी इलाज के दौरान ही मौत हुई थी। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि चौथा आरोपी अभी भी फरार है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पाली की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने आरोपी को सबक अनोखे तरीके से सिखाया है। आप देख सकते हैं किस तरह से सरे राह इस आरोपी को ले जाया जाता है। 24 अक्टूबर को एक ऑफेंस औद्योगिक थाना एरिया के अंदर घटित होता है, जिसके अंदर 4 व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति की हत्या करते हैं, चाकूबाजी करते हुए। तत्काल जी में गठित की गई मुख्यालय से इसका देश का इन्वेस्टिगेशंस वो मुख्यालय कर रहे हैं और अब सिरोही के आबू रोड की बात करेंगे। बारिश के बीच सड़क हादसा हुआ, 2 कारों के आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हुई। तस्वीरें आप देख लीजिए, कार चालक की लापरवाही से दूसरी गाड़ी से कार जा टकराई, 2 कारों की भिड़ंत। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। सड़क पर ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। कार में सवार 3 लोग घायल है। हादसे के बाद दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सूचना के बाद रीको पुलिस पहुंची मौके पर, घायलों को तुरंत मौके से उपजिला अस्पताल में एडमिट करवाया। रीको थाना क्षेत्र के आरटीओ ऑफिस के पास विकेट मोड़ पर यह हादसा हुआ। तो 2 कारों की भिड़ंत हो जाती है और दोनों के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। जिस किसी ने ये हादसा देखा, ये मंजर देखा, लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो जाती है और बारिश के बीच में ये सड़क हादसा होता है। आबू रोड की ये तस्वीरें हैं। तो आबू रोड की ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि कार में
सवार जो 3 लोग थे वो घायल हुए, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। जालौर के भारतमाला एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें बाड़मेर के रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सांचौर के पास एक्सप्रेसवे पर सामने से आ रही एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ने पीड़ितों की कार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, वहीं शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। भारतमाला एक्सप्रेसवे पर यह हादसा होता है। 2 कारों की भिड़ंत से यह हादसा हुआ। झुंझुनू एसपी कार्यालय में अनोखा नजारा देखने को मिला। जिन लोगों ने कभी उम्मीद छोड़ दी थी कि उनका खोया हुआ मोबाइल दोबारा मिल पाएगा, उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। पुलिस ने 104 मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे, जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई। ये पहल जिला पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि गुम मोबाइलों को खोजने को लेकर के अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के 24 थानों ने सक्रिय भागीदारी की। 7 दिवसीय अभियान के दौरान तकनीकी सहायता और साइबर टीम की मदद से 104 मोबाइल ट्रेस करके बरामद किए गए। तो अहम खबर, पुलिस अधीक्षक महोदय ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जी के निर्देशन में 12 अक्टूबर से और 19 अक्टूबर तक हमारी जो साइबर सेल है जिले की, उसके प्रभारी दिनेश जी के नेतृत्व में जो गुमशुदा मोबाइल्स है उनको ढूंढने का एक अभियान चलाया गया, जिसमें कि हमने इन 7 दिवस में कुल 104 मोबाइल इस तरह के जो है वो दस्तयाब किए हैं, जिनकी की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए है। और इन मोबाइलों को अब इनके जो भी मालिक है इनको लौटाया जा रहा है। पूरे जिले के सभी थाना क्षेत्र है उनके अंदर इस तरह की जो है मोबाइलों की बरामदगी की गई है। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक महोदय ब्रजेश ज्योति उपाध्याय जी के निर्देशन। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र में 108 एम्बुलेंस की हाइड्रा क्रेन से टक्कर हुई। हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौके पर मौत हुई, जबकि कंपाउंडर गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस के मुताबिक भादरा से मरीज लेने जा रही एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़ी हाइड्रा क्रेन से जा टकराई, जो पलटे ट्रक को हटाने के बाद खड़ी थी। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चालक को मृत घोषित किया गया। घायल कंपाउंडर का इलाज जारी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। और अब जैसलमेर के भड़ियाणा की बात करेंगे, जहां पर 11 माह से एनडीपीएस एक्ट मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार महेंद्र निवासी राजपूतों की बस्ती वणी चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। बस्ती के रिंग रोड बगराना बिहार नगर में इस साल भी छठ व्रतियों और उनके परिवारों ने पारंपरिक छठ पूजा का आयोजन किया। 4 दिवसीय पर्व की शुरुआत नहाए खाए से हुई। इसके बाद में खरना, संध्यार्घ और आज सुबह उगते सूरज को उषार्थ देकर के समापन किया गया। इस मौके पर सुंदरकांड पाठ भी करवाया गया। बीजेपी नेता जितेंद्र झा ने बताया कि सभी ने भगवान भास्कर से देश प्रदेश की खुशहाली और सुख शांति की कामना की और एक दूसरे को बधाइयां भी दी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में आयोजित यूनिटी मार्च अजमेर में भी उत्साह के साथ होगा। बीजेपी की स्थानीय इकाई के तत्वाधान में 16 नवंबर को होने वाली पदयात्रा के लिए व्यापक तैयारियां भी की गई है। आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना और अन्य नेताओं की मौजूदगी में मार्च का पोस्टर विमोचन किया। चौधरी ने कहा कि यह पदयात्रा देश को अखंड बनाए रखने के साथ ही युवाओं में देश प्रेम जागृत करने का संदेश देगी। प्रधानमंत्री के निर्देश पर राष्ट्रव्यापी इस आयोजन में वरिष्ठ नेता सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
उसी के तहत आज अजमेर इस ऐतिहासिक नगरी में आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और सभी जिलों के अंदर 10-10 किलोमीटर की पद यात्रा होगी और सारे 150 किलोमीटर तक पद यात्रा होकर स्टेचू सर्किल तक भी जाएंगे, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थान है, वहां से लेकर और स्टेचू तक वहां तक की पद यात्रा होगी। इससे इस देश की एकता अखंडता मजबूत होगी और राष्ट्रवाद प्रबल होगी। ये प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, आह्वान है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में हमारी पार्टी के सभी संगठन, सभी जिलाध्यक्ष, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और ताकि इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को अखंड बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाना है। जोधपुर के ओसिया में 19 दिन से लापता 70 साल की चंपा का शव मिला है, जो कि खेत में गड़ा हुआ मिला। आरोपी ने बेरहमी से हत्या करके अपने घर से लगभग 200 मीटर दूरी पर शव को दफनाया। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है, जो कि शव को बाहर निकालकर उसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। पुलिस ने एक आरोपी युवक को पकड़ लिया है, तो पुलिस की गिरफ्त में आरोपी है। और अब कोटपुतली की बात करेंगे। बेकाबू ट्रेलर पुलिया से नीचे जा गिरा, तेज आवाज के साथ में नीचे ट्रेलर गिरा। तस्वीरें आप देख लीजिए। हादसे में ट्रेलर का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। नीचे खड़े लोगों में इससे हड़कंप मचा। आसपास खड़े लोगों ने भागकर अपनी जानें भी बचाई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी जनहानि यहां पर नहीं हुई। ट्रेलर चालक हादसे में घायल हुआ। घायल को राजकीय बीडीएम अस्पताल में एडमिट करवाया। कोटपुतली के NH 48 स्थित पुतली पुलिया की एक घटना बताई जा रही है।